हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। हम अपोजिशन की तो बात कर ही रहे हैं और उनका जो नया पीडीएम इत्तेहाद है, मूवमेंट है, उसके लिए क्या लाया अमल तय किया गया है। लेकिन इसी के ऊपर कुछ रद्द अमल देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीडिया के कुछ लोगों से, नुमाइंदों से बात की। एक इजलास था उसमें उन्होंने इजहार ख्याल किया है और कहा है कि अगर ये जो तहरीक अदम एतमाद वाली बात की जा रही है, अगर ऐसा होता है या ज़िमनी इलेक्शन तक बात जाती है तो फिर अपोजिशन जब इस्तीफे देगी तो जिन सीट से इस्तीफे आएंगे उनके ऊपर दोबारा इलेक्शंस करवाएंगे और अपोजिशन ज़िमनी इंतखाबात में एक सीट भी नहीं ले सकेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े शोर हैं, दूसरी जानिब अपोजिशन भी दावे करती है कि नहीं जी, अगर हुआ तो आवाम की जो राय है वो हमारे हक में होगी। तो अपने एनालिस्ट से आज हम ये पूछ रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो दावा कर रहे हैं दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं और उसको सपोर्ट करेंगे आर्ग्यूमेंट से। पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, महमूद सरफराज साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब। बेनज़ीर, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। क्या आपको लगता है वज़ीर आज़म काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं? ना, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन तो अभी तक हुए नहीं, ना पंजाब में ना खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल से। तो बाय इलेक्शन पूरे मुल्क में कैसे कराएंगे? देखिए, अगर आप हिसाब लगाएं, अगर अपोजिशन के वाकई में वो इस्तीफ़ा देते हैं सूबाई असम्बली से, नेशनल असम्बली से, सेनेट से, और आप इन टोटल सीटों को ऐड करें तो मतलब कि कुछ 400-500 सीटें जो हैं वो खाली हो जाएंगी। तो 400-500 सीटों पे 3 महीने में, आइन के तौर पे तो 3 महीने में आपने बाय इलेक्शन कराने होते हैं ना, तो आप 3 महीने में इलेक्शन कैसे कराएंगे? इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शंस जो होते हैं वो बड़े महंगे होते हैं, बड़ा उस पर ख़र्चा लगता है। पिछले जो हमारे 2018 के इलेक्शन थे, कोई 20 अरब रुपए लगे थे, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे महंगे इलेक्शन थे। तो आप किस तरह इतनी आसानी से, अभी कोविड है, मईशत का बुरा हाल है, आप किस तरह 400 सीटों पे बाय इलेक्शन करा लेंगे 3 महीने में? और ये दूसरी बात जो वज़ीर आज़म ने कही कि इलेक्शन होंगे, बाय इलेक्शन, तो अपोजिशन हार जाएगी और उनकी सियासी जमात शायद जीत जाएगी। ये तो मतलब मुझे समझ नहीं आई कि अगर एक, मतलब लॉजिकली देखें ना आप अलीना, कि अगर एक एमएनए या एमपीए रेजिग्नेशन देते हैं अपनी एक सीट से, तो वो बाय इलेक्शन क्यों लड़ेंगे उस सीट पे, उसी सीट के लिए, उसी असेंबली के लिए? वो तो फिर कहेंगे आप नए इलेक्शन कराएं। ये तो मतलब, ये तो समझ से बाहर है ये बात कि वो बाय इलेक्शन क्यों उसी सीट पे लड़ेंगे ना, फिर तो वो इस्तीफा ही नहीं देंगे। अच्छा, इसका एक प्रेसिडेंट हमारे पास है अनीना, वो ये है कि 2014 का जब धरना हुआ था तो तब पीटीआई के कोई 20 से 30 पार्लियामेंटेरियन थे जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया था। कुछ ने तो खैर नहीं दिया था, लेकिन कुछ ने दे दिया था। वो जब उस वक्त के जो नेशनल असम्बली के स्पीकर थे सरदार अयाज सादिक साहब, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। काफ़ी महीने उनके डेस्क पे पड़ा रहा था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो लगता, तो अगर यहाँ तक बात पहुँची कि रेजिग्नेशन देने पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि नेशनल असम्बली के स्पीकर एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि उसके बाद ना फिर सेनेट के इलेक्शन होंगे, आपका आधा हाउस खाली होगा ना, किस ना आप कोरम पूरा करेंगे, ना कोई आपका बिल पास हो सकेगा, ना आपका जून में जुलाई में बजट आएगा, ना आपके सेनेट इलेक्शन होंगे, तो फिर बाय इलेक्शन ही आपको, आप किस तरह करवाएंगे? तो ये हर चीज़ जो है वो बीच में रह जाएगी। तो मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि ये बाय इलेक्शन कौन करवाएगा, कैसे कराएंगे इस माहौल में। इस्तीफों की बात या बाय इलेक्शंस की बात बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है। मज़हर अब्बास साहब से उनकी राय लेते हैं ना। मज़हर साहब, अगर इस्तीफों तक बात पहुंची तो आपको क्या लगता है वज़ीर आज़म का दावा तगड़ा है? देखिए, एक सियासी बयान है, उसको सियासी अंदाज में ही लेना चाहिए। उन्हें भी पता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो उस असेंबली को बचा पाएँ, इसलिए कि फिर एक क्यास होगा और एक क्यास में आप हुकूमत नहीं चला सकते। वो अलग बात है कि वो नए इंतखाबात कॉल कर लें ऐसे मौके पे और नए इंतखाबात में वो दावे कर सकते हैं। उसके बावजूद भी ये हमको, आपको, सबको पता है, ख़ुद उनको भी पता है कि वो सारी नशस्तों पे नहीं जीत सकते। हो सकता है कि उनकी मेजॉरिटी आ जाए, हो सकता है कि ना आए, लेकिन ये एक सियासी बयान है। देखिए, कल 2 अहम वज़ीर आज़म के बयानात हैं। एक जो उन्होंने जनरल असम्बली से खिताब किया, वो बहुत जामे तकरीर थी, बहुत अच्छी तकरीर थी। उन्होंने बड़े इंटरनेशनल इशूज़ भी, कश्मीर का इशू भी, अफ़गानिस्तान का इशू भी, इस्लामोफोबिया, मनी लॉन्ड्रिंग, उस पर बड़ी अच्छी तकरीर की। दूसरा, उनका ये जो डायरेक्टर न्यूज़, टेलीविज़न मुख्तलिफ चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़ से मुलाकात थी, उसमें उनका जो बयान है उसमें 2 अहम बातें। एक, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं। फिर ये इलेक्शन वाली बात की। फिर उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ जो है सिस्टम से आउट हो गए हैं। तो वो बहुत ही पॉलिटिकल उनकी टॉक थी।
पहली चीज़ ये कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार नहीं है। पीपल्स पार्टी का क़याम अमल में आया है 30 नवंबर 1967 को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अयूब के कैबिनेट वाली जो बात है, उस वक्त तक पीपल्स पार्टी मारिद वजूद में नहीं आई थी। हम कभी इसको समझ ही नहीं सके कि इस्टेब्लिशमेंट की जब हम पैदावार किसी को कहते हैं तो उसके माने क्या होते हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट एक आदमी को लाती है, उसे मनूवर्ट करती है। नवाज़ शरीफ के बारे में आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक कि नवाज़ शरीफ को बाकायदा ट्रेन किया गया था, उनको तकरीर किस तरह करनी है, उन्हें इंटरव्यूज़ किस तरह करने हैं, उसमें लोगों को भेजा गया, उनके साथ अटैच किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भुट्टो ज़रूर अयूब खान की इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर रहे थे और वो मुख्तलिफ वजारतों में रहे थे, लेकिन अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो उन वजारतों में जो उनका रोल रहा था वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट, उन्हें किसी ने ग्रूम नहीं किया था। लेकिन फिर भी भुट्टो के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो अयूब खान की कैबिनेट की पैदावार है, इस्टेब्लिशमेंट की। पीपल्स पार्टी जब उन्होंने बनाई तो उन्होंने अयूब खान से बगावत कर दी थी। अयूब खान से बगावत के खिलाफ उन्होंने पीपल्स पार्टी को बनाया। नून लीग के बारे में आप किसी हद तक कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे शेख रशीद साहब, और जब हम ये बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, शेख साहब कहते हैं कि हर पॉलिटिकल लीडर इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, तो फिर ये डिटरमिन्ड हो जाता है कि पाकिस्तान में 73 सालों में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अगर कोई रूल कर रहा है तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट रूल कर रही है, क्योंकि पैदावार ही सब उनकी हैं, सारी जमातें ही उन्हीं की पैदावार अगर हैं, सारे लीडर ही अगर उनकी पैदावार हैं, तो फिर पॉलिटिक्स भी वही कर रहे हैं। तो उसको उस तनाजुर में, बाकी ये जो उन्होंने बात की है कि उन्होंने एक तरीके से एपीसी और एपीसी जो थ्रेट कर रही है उनको, उसका जवाब दिया है बिल्कुल ऐसे ही जो नून लीग ने 2014 में किया था कि जी अगर इस्तीफे देंगे तो हमें नए इलेक्शन करा देंगे। ना उन्होंने नए इलेक्शन कराए, ना उन्होंने इस्तीफे आपको लगता है उनका सियासी एक बयानी है। ठीक है जी, एक थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके इरशाद भट्टी साहब और मैं साहिबा से भी यही सवाल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल एक मीटिंग की जिसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हम गौर करें। एक जो खुसूसी तौर पर हमने पहलू निकाला है वो ये है कि इस्तीफ़ों वाली बात पर वज़ीर आज़म कहते हैं कि अगर इस्तीफ़े आए तो हम दोबारा इंतखाबात करवा लेंगे उन्हीं सीट्स के ऊपर। क्या समझते हैं हमारे एनालिस्ट, ये पूछ रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, वज़ीर आज़म का जो दावा है किस बुनियाद पे कर रहे हैं? क्या कारकर्दगी या फिर क्या उन्होंने 2 साल में देखा है जिसके ऊपर वो ये बेस कर रहे हैं अपना एनालिसिस? पहली बात तो ये है कि मज़हर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि कल उनकी जनरल असम्बली से बहुत अच्छी तकरीर थी, एक मरतबा फिर बड़ी जुर्रतमंदाना तरीके से, दो टोक तरीके से वाज़े मौक़िफ़ उन्होंने सामने रखा पूरी दुनिया के, और मुझे खुशी हुई इस बात पर। वज़ीर आज़म साहब की एक मरतबा फिर एक अच्छी तकरीर थी। दूसरी जो ये तकरीर आपकी बात कर रही है ना, ये जो मीटिंग्स की बात जिसमें है, उसमें उन्होंने बड़े मज़े की 2-3 बातें की हैं। एक उन्होंने कहा कुछ वज़ीर तज्ज़िया कार बनकर खुद को ही गोल कर देते हैं, यानी हम तज्ज़िया कार सारों को सोचना चाहिए कि हम गोल करने वाले हैं। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा वज़ीर फजूल बातों से परहेज़ करें, वज़ीरों की कोई अपनी राय नहीं होती। अच्छा, फिर उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की है कि अद्वियात की कीमतें इसलिए बढ़ाईं ताकि मार्केट में दस्तयाब हों। हाय मेरे वज़ीर आज़म, हाय, प्लीज़ नौकरी की कीमत भी बढ़ा दें ताकि मार्केट में दस्तयाब हो, इंसाफ की कीमत भी बढ़ा दें ताकि मार्केट में दस्तयाब हो, अमन व अमान की कीमत भी बढ़ा दें ताकि मार्केट में दस्तयाब हो, हुकूमती रिट की कीमत भी बढ़ा दें ताकि मार्केट में दस्तयाब हो, सस्तेपन की कीमत भी बढ़ा दें ताकि महंगाई ख़त्म हो, और नालायकी सस्ती कर दें ताकि मार्केट से गायब हो जाए, नाअहली ना तजर्बाकारी सस्ती कर दें ताकि मार्केट से गायब हो जाए। अब आ जाएं इस पे, अगर बेनज़ीर साहबा वाली बात कि अगर अपोजिशन इस्तीफे देती है, ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, तो ज़ाहिर है अपोजिशन दोबारा इंतखाबात में अपने बंदे नहीं खड़े करेगी, बंदे नहीं खड़े करेगी तो वाकई एक सीट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आज इंतखाबात होते हैं, नए सब इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ क्यों है? इमरान खान साहब से कहना है कि 2 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, अभी अगर इलेक्शन होते हैं तो आप किन अचीवमेंट्स पर इलेक्शन लड़ेंगे? खुद एहतसाबी कर लिया अपने घर से, 50 लाख नौकरियां, करोड़ 50 लाख घर, करोड़ नौकरियां, 50, और ये छोड़ दें बाकी 34 नारों को छोड़ दें, ब्यूरोक्रेसी सियासी मुदाखलत से पाक हो गई। अच्छा, 2 बातें आपने करनी थी वो कर ली, पुलिस रिफॉर्म्स, पटवार और पुलिस रिफॉर्म्स, और महंगाई और बेरोजगारी।
और हुकूमती रेट, गंदम है, आटा नहीं, मतलब चीनी है, चीनी 110 रुपए किलो है, नहीं को और पेट्रोल है, पेट्रोल नहीं होता, गैस है, गैस बहरान है। अच्छा, आखिरी बात, दवाइयां महंगी हो गई हैं। इमरान खान साहब को पता करना चाहिए पिछली दोनों हुकूमतों में 10 साल में दवाइयों की कीमतें कितनी बार बढ़ी। दवाइयों की कीमतों का ये हाल है कि हर पांचवा पाकिस्तानी हेपेटाइटिस का मरीज है। तो हेपेटाइटिस की दवाइयां बढ़ी हैं, तो मतलब है 20% लोगों को रोला पड़ा है। इसी बात को मैं आपकी करूंगी, क्योंकि वजीर आजम ने उसी में कहा है कि भाई 15 साल से, काफी साल से दवाइयों की कीमतें नहीं बढ़ी थी, इसलिए हमने, ठीक है, महंगाई का कुछ करें। महमल, देखिए अलीना, बात सिंपल सी ये है कि अगर तो गवर्नमेंट इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो जो है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी इलेक्शन करने, तो फिर वो लोकल गवर्नमेंट पहले इलेक्शन करा देना, अगर इतने ही कॉन्फिडेंट है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, जैसा बाकी ने भी बात की, इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी, ऑपोजिशन जो है वो बड़ा टफ टाइम देने के लिए तैयार होगी, इकट्ठे आगे वो जॉइंट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो उनको शिकस्त देना कोई इतना आसान काम होगा नहीं। तो मेरे ख्याल में कि ये जो सवाल है इसका जवाब तो ये दावा मेरा नहीं ख्याल कि दावा दुरुस्त है। दूसरा ये है कि अगर हर कोई रिजाइन कर देता है तो फिर एक टेक्निकलिटी भी है कि क्या बाय इलेक्शन होंगे, या अगर सारी पार्टी जॉइंट ऑपोजिशन पूरी की पूरी अगर रिजाइन कर दे सकते हैं, जो कि अभी तो नहीं लगता, तो क्या नए इलेक्शन नहीं कॉल करने पड़ेंगे। खैर इसके ऊपर तो यानी कि अभी बहस हो सकती है, लेकिन वैसे मेरा इसके अंदर जवाब नहीं है, क्योंकि जो इनकम्बेंसी है, सर्वेज अभी जिस तरह के आ रहे हैं, जो बाकी सारा भी आ रहा है कि कौन अगर पंजाब में कौन जीतेगा या वैसे कौन जीतेगा, ओवरऑल भी एक जो सर्विस जो हमारे काफी अभी रिसेंट भी आए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन सबसे पहले अगर इस चीज को टेस्ट करने का ये है कि आप लोकल बॉडीज इलेक्शन करा दें और फिर उसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा रिजल्ट क्या आते हैं। ठीक है जी, मतलब बेनज़ीर, महमल और भट्टी साहब कह रहे हैं कि नहीं जी, ये दावा दुरुस्त नहीं है वज़ीर आज़म साहब का, और अपने आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने इसको सपोर्ट करने के लिए दिए। मज़हर अब्बास आपने कोई ऑप्शन नहीं लिया, लेकिन वो ये कह रहे हैं जी ये वज़ीर आज़म का दावा या बयानिया ये बड़ा सियासी बयानिया है। इसी के ऊपर हम अपना प्रोग्राम क्लोज करेंगे। मंडे को के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।